हेलो एवरीवन, आज डेट है 8 जून 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम एशिया का जो मैप है उसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं न्यूज़पेपर में। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो आप साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया या फिर मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, इस तरीके की जो टर्म्स हैं उनको रेगुलर न्यूज़ में देखते हैं। तो आज हम एशिया का मैप को व्यू करेंगे और देखेंगे कि कौन से एरिया को किस नाम से जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये है एशिया का मैप। आपको सबसे पहले ये पता है कि एशिया और यूरोप में जो डिफ्रेंशिएट है, वैसे अगर हम नेचुरली देखें तो कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं है, लेकिन यूरल माउंटेन्स को दोनों के बीच में बॉर्डर बनाया गया है। ये हमारा एशिया है। ऊपर सबसे पहले हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। रशिया वाला जो रीजन है उसको साइबेरियन रीजन के नाम से जाना जाता है। उसके नीचे अगर हम थोड़ा सा आते हैं तो ये रीजन है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। इस एरिया को जाना जाता है, ये वाला जो रीजन है उसको बोला जाता है सेंट्रल एशिया के नाम से। यहाँ पर चाइना, ये है कोरियन पेनिनसुला और ये है हमारा जापान। तो इस एरिया को जाना जाता है ईस्ट एशिया के नाम से। चाइना को कोरियन पेनिनसुला में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, और ये है जापान। इस एरिया को जाना जाता है ईस्ट एशिया के नाम से। थोड़ा सा साउथ में हम आते हैं तो इंडिया, देखो नेचुरली इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, यहाँ पर श्रीलंका और नीचे छोटा सा एक देश है जिसको बोलते हैं मालदीव। इस एरिया को बोलते हैं, ये जो रीजन है उसको बोला जाता है साउथ एशिया। ट्रेडिशनली जो अफगानिस्तान है वो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन अगर सार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अफगानिस्तान भी इसमें शामिल है साउथ एशिया में। इसके यहाँ पर इस वाले रीजन में यहाँ पर है, ये है इस वाले रीजन में, यहाँ देखो म्यांमार है, मलेशिया, इंडोनेशिया, मतलब 10 ऐसे कंट्री जो आसियान ग्रुप के मेंबर्स हैं उसको जाना जाता है। फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, लाओस, वियतनाम, ये सारे जो रीजन है वो आता है साउथ ईस्ट एशिया। तो हमने देख लिया सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। अब यहाँ पर इस वाले रीजन में हम जाते हैं तो ये आपको पता है पर्शियन गल्फ, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पर्शियन गल्फ को लेकर के। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर कौन सी स्ट्रेट है। मान लो कोई शिप अपने यहाँ से इन गल्फ कंट्रीज से जो क्रूड ऑयल है उसको लेकर के जा रहा है और उसको इंडियन ओशन में या फिर अरेबियन सी में उसको प्रवेश करना है, एंट्री लेनी है, तो कौन से स्ट्रेट को उसको पार करना होगा। तो ये जो स्ट्रेट है उसका नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये है पर्शियन गल्फ, और पर्शियन गल्फ के आसपास वाला जो रीजन है उसमें ईरान आ गया, ठीक है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया, ओमान, UAE, कुवैत, ये वाला जो सारा रीजन है इनको बोला जाता है गल्फ कंट्रीज़ के नाम से, या फिर इनको बोलते हैं वेस्ट एशिया के नाम से, या फिर इनको बोलते हैं मिडिल ईस्ट के नाम से। तो ये हमने एशिया में अलग अलग टर्म्स से, अलग अलग कंट्रीज़ वाला जो रीजन है उसको अलग अलग टर्म्स से बोला जाता है। तो ये हमने सारा एशिया के लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिनको आप बार बार न्यूज़ में, बार बार जो न्यूज़पेपर रीड करते हो उनमें आप देखते हो, तो ये टर्म्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, हमारे जो PM हैं उन्होंने कल हमारे कंट्री को अनाउंस किया, उन्होंने अपना स्पीच दिया किस तरीके से कोविड से हम लड़ रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, उसको लेकर के मिस्टर मोदी ने बहुत सारे स्टेटमेंट अपने दिए। फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट उनका वैक्सीनेशन को लेकर के रहा। काफ़ी लंबे समय से हमारे बहुत सारे स्टेट ये मांग कर रहे थे कि वैक्सीनेशन का पूरा जिम्मा सेंटर उठाई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि वैक्सीनेशन का पूरा जिम्मा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी, स्टेट को फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, और इसमें 18 to 44 एज ग्रुप जो है उसको भी शामिल किया जाएगा, उसको भी वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि
25% ऑफ प्रोक्योरमेंट प्राइवेट सेक्टर के लिए रखा गया है। प्राइवेट सेक्टर के लिए ये भी बोला गया है कि जितना भी पैसा वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देंगे उससे बढ़ा करके 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जो पीएम मोदी उन्होंने बताया कि हमारे इंडिया में जो वैक्सीनेशन के लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा था कि आपने बजट में 35,000 रुपीज़ रखे थे वैक्सीनेशन को लेकर के, तो पीएम मोदी ने उनका आंसर ये दिया कि हमने उस समय 18 टू 44 जो एज ग्रुप है उसको फ्री वैक्सीनेशन में शामिल नहीं किया था और अब शामिल करना पड़ रहा है, तो वो पैसा वहाँ पर खर्च किया जा सकता है। यहाँ पर इंडिया के मैप के थ्रू ये समझाया गया है कि कितना वैक्सीनेशन इंडिया में हो चुका है। तो टोटल पॉपुलेशन अगर हम देखें तो 3.3% कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड है। 7 जून तक के डाटा हैं। हालांकि अलग अलग एरिया में अलग अलग परसेंटेज से फुल्ली वैक्सीनेशन मिली हुई है। दिल्ली में हम देखें तो 10%, मतलब टोटल पॉपुलेशन जो दिल्ली की है उसकी 10% पॉपुलेशन को फुल्ली वैक्सीनेशन मिल चुका है। जबकि हम तमिलनाडु से कंपैरिजन करें तो तमिलनाडु में सिर्फ 4% से भी कम ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोज वैक्सीनेशन की मिली हुई हैं। आगे पीएम मोदी ने ये बोला कि हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री ग्रेन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं हमारी पॉपुलेशन को। पहले इसको मई और जून तक टारगेट रखा गया था, लेकिन अब दिवाली तक फ्री ग्रेन्स प्रोवाइड करवाई जाएगी पॉपुलेशन को, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट का खतरा लोगों के ऊपर मंडरा रहा है उनके ऊपर ग्रेन्स के लिए क्राइसिस क्रिएट ना हो। नेक्स्ट बोला गया कि 100 ईयर्स में इस तरीके का जो पेंडेमिक है वो 100 ईयर्स में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। वैक्सीनेशन की बात की कि हमारे इंडिया में 2014 तक सिर्फ 60% तक वैक्सीनेशन था। जैसे ही उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के बारे में बताया कि जैसे ही एनडीए की गवर्नमेंट आती है मिशन इंद्रधनुष बनाया गया, उसमें 7 डिजीज़ को कवर किया गया मिशन इंद्रधनुष के तहत। मतलब वैक्सीनेशन जो कवर है उसको स्टार्ट किया गया, इंक्रीज़ किया गया। दूसरा बोला गया कि स्टार्ट में जब जब हमारे यहाँ पर वैक्सीन बनती थी, किसी भी चीज़ की हम वैक्सीन तैयार करवाते थे तो उसमें काफ़ी लंबे समय चला जाता था। लेकिन इस समय जब कोविड-19 पेंडेमिक आया तो इंडिया ऐसा कंट्री जिन्होंने बहुत समय पहले ही वैक्सीन अपने यहाँ पर अवेलेबल करवा ली थी। हालांकि इंडिया ने ना सिर्फ अपने आप को वैक्सीन अवेलेबल करवाई बल्कि अपने जो पड़ोसी देश, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में भी अपनी वैक्सीन को प्रोवाइड करवाया। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा हमारे पीएम ने हमारे बहुत सारे वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, इसके अलावा उन्होंने आर्मी, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, गवर्नमेंट, इन सब का धन्यवाद किया कि इस कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए इन सब ने मिलकर के काम किया। और मेडिकल ऑक्सीजन, इसके अलावा जो भी मेडिसिन की हमें आवश्यकता हुई इस पेंडेमिक को से फाइट करने के लिए, उन सबको प्रोवाइड करवाने में इन सब ने हेल्प की। रेलवेज़ का आपको पता है, रेलवेज़ ने क्या किया कि ऑक्सीजन की जब डिमांड आई तो रेलवेज़ ने अपनी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई और बहुत सारे एरियाज़ में जैसे दिल्ली, मुंबई, वहाँ उन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई की। एयरफोर्स ने क्या किया, आर्मी ने क्या किया, नेवी ने क्या किया, ये आपको पता है। इन्होंने विदेश में जो इंडियंस फंसे हुए थे उनको इंडिया में लाने का काम किया वंदे भारत मिशन के तहत। इसके अलावा बहुत सारे विंग्स जो हमारी गवर्नमेंट के, उन्होंने भी अपने अपने तरीके से वर्क किया ताकि कोविड-19 पेंडेमिक से फाइट की जा सके। नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से पूछा था कि 10th और 12th के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं, लेकिन आप असेसमेंट किस तरीके से करोगे। तो ये सीबीएसई जो टर्म है वो आपको पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। देखो, जब भी इस तरीके के फैक्ट्स बोला जाता है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो आपको लगता है कि हम न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर को लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपको लगता है कि इसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स बताए जा सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जा सकती है, तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये जो न्यूज़पेपर जो हम वीडियो बनाते हैं और आप लोग उसको सुनते हो, इसके अलावा मैं आपको हमेशा बोलूँगी कि द हिंदू का जो ई-पेपर रोज़ PDF जिसको डाला जाता है उसको आप पर्सनली रीड करोगे। देखो,
वीडियो को सुनना और पर्सनली रीड करना काफ़ी डिफ्रेंशिएट होता है। आपकी पर्सनली जब आप रीड करोगे तो आपकी बहुत सारी जो नॉलेज है वो खुद ब खुद गेन होगी, आपका जो एक्सेंट है वो इम्प्रूवमेंट होगा, आपकी इंग्लिश की वोकेबलरी जो है वो इम्प्रूवमेंट होगी, तो काफ़ी आपको बेनिफिट होने वाला है। वीडियो आप लिसन करते हो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको पर्सनली रिकमेंडेड अगर किया जाए तो आपको द हिंदू खुद भी रीड करना है। ओके, तो सीबीएसई ने बोला है कंप्लीट इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। 12th के जो बोर्ड हैं उसमें बहुत सारे स्कूल्स में जो प्रैक्टिकल्स हैं वो नहीं हो पाए थे, इंटरनल असेसमेंट नहीं हो पाया था, तो स्कूल को गाइडलाइन दी गई है कि वो अपने तरीके से 28 जून तक अपना इंटरनल असेसमेंट करें और उसके आधार पर फिर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। पुणे में एक इंसिडेंट हो गया है, वहाँ पर एक प्राइवेट केमिकल प्लांट पुणे में, वहाँ पर ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। देखो ये जो फायर की स्थिति है, अभी हमने महाराष्ट्र की हॉस्पिटल में भी बहुत बार फायर की स्थिति देखी। फायर की सिचुएशन होने के लिए ये केमिकल प्लांट था और केमिकल यहाँ पर किस तरीके से स्टोर किए जा रहे थे, हालांकि इसकी जांच की जाएगी और जांच में जो भी चीज़ सामने आए उसके लिए उसके बाद में जो भी कमेटी बने और वो जो भी अपनी रिकमेंडेशन दे, तो हजार्डस जो केमिकल होते हैं उनको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाना चाहिए, किस तरीके से उनको रखा जाना चाहिए, इसके लिए गाइडलाइंस है, तो उनको फॉलो करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस देनी चाहिए और जो भी केमिकल प्लांट्स हैं उन सबको उनको फॉलो किया जाना चाहिए, ताकि फ्यूचर में इस तरीके का जो इंसिडेंट है वो दोबारा से रिपीट ना हो। यहाँ पर दिल्ली से रिलेटेड न्यूज़ है कि काफ़ी लंबे समय बाद में 2 महीने तक लॉकडाउन रहा और उसके बाद में मार्केट को दोबारा से ओपन किया गया है। हालांकि मार्केट अभी ऑड एंड इवन की सिचुएशन के आधार पर ओपन किया जा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशन सही होती जाती है वैसे वैसे मार्केट को अच्छे से ओपन किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, लक्षद्वीप जो हमारा यूटी है उससे रिलेटेड है, वहाँ पर स्ट्राइक किया जा रहा है। 12 घंटे का हंगर स्ट्राइक किया गया। किसके खिलाफ? लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके खिलाफ बोला गया कि उनको वापस सेंट्रल गवर्नमेंट बुला ले। ये आरोप लगाया जा रहा है कि लक्षद्वीप का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के आधार पर एक तरीके से रूइन किया जा रहा है, लक्षद्वीप को ख़त्म किया जा रहा है। हालांकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में लक्षद्वीप को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ का जो नेचुरल जो ब्यूटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट न्यूज एडिटोरियल पेज से है। एडिटोरियल पेज पर कुछ डाटा है, डाटा लेकर के हैं हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको लेकर के। इस डाटा में ये बोला गया है कि पेसिमिज्म, निराशा जो है वो अपने हाई लेवल पर है इस समय। कोविड-19 की वजह से जो बार बार लॉकडाउन लग रहा है उसकी वजह से जॉब लॉस काफ़ी हुआ है और सिटी ड्वेलर जो लोग हैं उनमें कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी नीचे चला गया है। पिछले 8 साल में अगर हम देखें तो जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन और इकोनॉमी है वो काफ़ी निगेटिव सिचुएशन में जा चुकी है। यहाँ पर अलग अलग एरिया के बारे में बताया गया है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात की गई है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है मई 2021 में 14.73% है। पिछले 12 मंथ्स में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। मई 2020 में ये 23.14% था। कोविड-19 की वजह से उस समय नेशनल लॉकडाउन लगा हुआ था, आप सबको पता है। इकोनॉमिक सिचुएशन की बात की गई है। इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो मई 2021 में मई 2020 से अगर कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी ख़तरनाक हालत में है, काफ़ी नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारे इंडिया में। और सबसे ज़्यादा सितंबर 2012 से सबसे हाईएस्ट इस तरीके की इकोनॉमिक सिचुएशन देखने को मिली है। एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो देखो 82.1% रिस्पोंडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये बोला है कि हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो काफ़ी वर्सेंट है। और सितंबर 2012 से कंपैरिजन किया जाए तो सबसे हाईएस्ट लेवल पर है, जब सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में है हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट। प्राइस लेवल, हर जो कमोडिटीज़ है, हर जो आपकी ज़रूरत का जो सामान है उसका प्राइस काफ़ी बढ़ गया है, ये भी बताया गया है। इनकम लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो गया है। 58% ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला है कि मई 2021 को
अगर मई 2020 से कंपैरिजन किया जाए तो इनकम लेवल काफ़ी डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, देखो इन चीज़ों को हम मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं कि कोविड का इफ़ेक्ट क्या हुआ। सिटी जो डेवलपर्स हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई देखने को मिली, जो आपकी सैलरी थी उसमें डिक्रीमेंट देखने को मिला, प्राइस लेवल कमोडिटीज़ के जो प्राइस लेवल है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला, एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज हुआ, इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो डिक्रीज हुई। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ जो न्यूज़ है वो अरावली को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हरियाणा गवर्नमेंट और फरीदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को एक स्पेशल ऑर्डर दिया है कि अरावली वाला जो रीजन है उसमें आपको इलीगल कंस्ट्रक्शन को रिमूव करना है और वहाँ पर कोई भी एनक्रोचमेंट नहीं करने हैं। अरावली वाले रीजन में लगभग 10,000 रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। इसकी वजह से अरावली फॉरेस्ट लैंड एरिया जो पहले ही काफ़ी फ्रेजाइल है इकोलॉजिकली, अगर हम बात करें उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर अरावली की बात की जाए तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारी अर्थ का ओरिजिन होता है और जिस समय अर्थ बनती है, सी बनते हैं, कॉन्टिनेंट बनते हैं हमारे अर्थ के ऊपर, उसी समय प्री कैम्ब्रियन एरा में ही अरावली बन जाती है। हालांकि अरावली जो है वो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी इरोडेड हो चुकी है, बहुत सारा एरिया इसका अभी भी बचा हुआ है। उससे एक बात पता लगाई जा सकती है कि काफ़ी हार्ड मेटल वहाँ पाई जाती हैं जिनको निकालना, जिनका वहाँ से एक्सकवेशन करना काफ़ी मुश्किल है, इसी की वजह से अरावली बची हुई है। तो अरावली की बात की जाए तो प्री कैम्ब्रियन एरा सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, पूरे वर्ल्ड में ओल्ड फोल्ड माउंटेन है अरावली माउंटेन्स। सबसे हाईएस्ट पीक इसकी गुरु शिखर है और जो राजस्थान का एरिया है, राजस्थान में जो एरिया है और सिरोही जिला है, सिरोही में माउंट आबू जो है वहाँ पर है गुरु शिखर। 1722 उसकी मीटर ऊंचाई है और गुरु शिखर को संतों के शिखर के नाम से भी जाना जाता है। प्री कैम्ब्रियन एरा की है, ये आपको पता चलना गया। यूएसए के अपलेशन पर्वत से इसकी तुलना की जा सकती है क्योंकि अपलेशन पर्वत जो है वो भी फोल्ड माउंटेन्स है और वो भी प्रेजेंट टाइम में इरोडेड फॉर्म में पाया गया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि दोनों का जो ओरिजिन है वो अलग अलग समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल अडॉप्शन को लेकर के कि इसको स्टॉप किया जाए, इसको रोका जाए, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे मैसेज लीक हो रहे हैं जिसमें ये बोला गया कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई और इसी को लेकर के बहुत सारे बच्चों को गोद दिया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो अडॉप्शन की एक प्रक्रिया, जो प्रोसीजर होता है वो लीगल तरीके से होना चाहिए। लीगल तरीके से आप बच्चे को अगर अडॉप्ट करना चाहते हो तो लीगल तरीके से करो। इस तरीके के जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं बच्चों के डाटा और ऐसी फैमिलीज़ जिनको अडॉप्शन की ज़रूरत है, बच्चे उनको चाहिए, उनको दे रहे हैं पैसे के आधार पर। हालांकि बहुत सारे इसमें जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जो भी प्रोसीजर है एडॉप्शन का, उसको आप वायलेट कर रहे हो। इस तरीके से अगर आप बच्चे को अडॉप्शन ले रहे हो, बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो, तो ना तो सिर्फ जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो बच्चे को दे रहे हैं वो वायलेट कर रहे हैं, बल्कि जो अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चे को वो भी इस रूल्स को, इस एक्ट को क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि सेकेंड वेव के दौरान सबसे ज़्यादा जो हुआ है पूरे इंडिया में, उसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिली। यंग एज के जो लोग हैं वो काफ़ी डेथ हुए और उसी की वजह से जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा अनाथ इस समय में हुए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अडॉप्शन की अगर प्रक्रिया एक जो जिसको गवर्नमेंट ने लीगली सैंक्शन दे रखा है, लीगली उसको अप्रूवल दे रखा है कि आपके तहत प्रोसीजर होना चाहिए, अगर आप वहाँ से नहीं करवाते हो, जो भी इसेंशियल डिटेल्स हैं उसको अगर आप नहीं बताते हो, उस तहत, उस प्रोसीजर के तहत आप वर्क को नहीं करते हो, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस एक्शन आपके ऊपर भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज,
CSE क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसके कुछ डाटा आए हैं। उन्होंने ये बोला है कि 2017 से अगर हम देखें तो जो फार्मर प्रोटेस्ट हैं वो 5 गुना तक बढ़ गए हैं। ज़्यादातर इस समय 2020 से हम देख रहे हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं 3 मेजर एक्ट्स को लेकर के और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के। लेकिन बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं इंडिया में जहां पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कि जो भी उन्होंने लोन ले रखा है उन सबको ख़त्म किया जाए, जो भी उनके ऊपर कर्जा है फार्मर्स के ऊपर वो गवर्नमेंट चुकाए। इसके अलावा जो लोन वेवर्स के लिए जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खाद बीज के लिए ये इसका जो पैसा है वो किसानों के ऊपर काफ़ी महंगा पड़ता है, तो किसान इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसके लिए पैसा खर्च करे स्टार्ट में। बाद में हालांकि वो पे कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में गवर्नमेंट इसके लिए पैसा दे, ताकि इसको जो फार्मर्स हैं वो मनी लेंडर्स के चक्कर में ना फंसें और हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो पैसा दिया जाता है मनी लेंडर्स को फार्मर्स को, और फिर फार्मर्स को कभी नहीं चुका पाते और वो इस साइकिल में फंसते हैं कि पूरी लाइफ वो सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में ही उनकी निकल जाती है। नेक्स्ट न्यूज देखो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया था कि लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी जो भी कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी सुनवाई होगी उन सब को लेकर के। तो उनके ड्राफ्ट रूल्स पास कर दिए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अलग अलग जो हाई कोर्ट्स हैं वो इसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन दें। तो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उन्होंने ड्राफ्ट रूल्स को रिलीज कर दिया है कि लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग जो होगी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की, उनको लेकर के किस तरीके से वर्क किया जाए। हालांकि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें ये बोला गया कि जुडिशरी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंटेशन का जो एक्शन प्लान है उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग में अगर कोई स्पेशल एक्ट है, जैसे कि महिलाओं से रिलेटेड कोई सुनवाई चल रही है या फिर पोक्सो एक्ट से लेकर के कोई सुनवाई चल रही है, तो इसमें एग्जम्पशन मिल सकता है कि लाइव स्ट्रीमिंग ना की जाए। इसके अलावा जैसे कि जब भी कोर्ट में सुनवाई चलती है तो कुछ डेट ऑफ बर्थ, होम एड्रेस, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ रिलेटेड पार्टीज़, क्लोज रिलेटिव्स, इन सब की जो विटनेसेस होते हैं उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं उन सब की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होए, जब आप लाइव स्ट्रीमिंग या फिर रिकॉर्डिंग को सुनोगे तो उसमें इस पॉइंट के ऊपर या तो उसको म्यूटेट कर दिया जाएगा या फिर उनको डिलीट कर दिया जाएगा। अब किस तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग होगी या फिर रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी, इसका जो फाइनल डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। तो ये लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर के है। वैक्सीनेशन में ये बोला गया है कि जो भी हमारे इंडियंस विदेश में जा रहे हैं जॉब के लिए या फिर स्टडी कर रहे हैं अब्रॉड में, उनके लिए वैक्सीनेशन के कुछ रूल्स को चेंज किया गया है। पहले ये बोला गया था कि 12 से 16 सप्ताह तक दूसरी डोज दी जाएगी वैक्सीन की, लेकिन ऐसे बंदे जो विदेश जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, उनको कोविशील्ड की जो सेकेंड डोज है वो 28 दिन के बाद में दी जा सकती है। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने PM से अर्ज किया है कि आप इस तरीके से रेगुलेशंस बनाएं, आप इस तरीके से जो पॉलिसीज हैं उनको बनाएं कि जो डॉक्टर्स हैं वो विदाउट फियर अच्छे से वर्क कर पाएँ, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन को लेकर के कुछ मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है जिसकी वजह से लोगों के मन में संशय हो सकता है और जो डॉक्टर्स जितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं उनके मन में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो PM को आगे होकर के इसके ऊपर वर्क करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज, क्वेड ग्रुप के बारे में अभी आपने डिस्कस किया होगा कि क्वेड ग्रुप ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और US कोशिश कर रहे हैं कि इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है वो फ्री एंड फेयर हो सके, सभी को लेकर के वहाँ पर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिले। इसके अलावा उन्होंने वैक्सीन को लेकर के प्रोग्राम चलाया है कि वैक्सीन बनाई जाएगी, टेक्नोलॉजी कौन देगा, US उस पर पैसा खर्च करेगा, इंडिया में प्रोडक्शन हो गई और पूरे वर्ल्ड के जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी। उसी को काउंटर करने के लिए चाइना आसियान आपको पता है 10 कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1967 में स्टार्ट होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में अपना डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है चाइना ने। चाइना चाहता है कि क्वेड को काउंटर किया जाए, स्पेशली US और इंडिया की जो स्ट्रेटजी है इंडो पैसिफिक रीजन में अपने आप को
ज़्यादा पावरफुल बनाने की, उसके लिए चाइना उसको काउंटर करना चाहता है। चाइना पहले भी क्वेड ग्रुप को लेकर के अपना स्टेटमेंट दे चुका है कि ये तो एशियन नाटो है, मतलब जैसे नाटो ग्रुप है वैसे ही एशिया की नाटो ग्रुप है क्वेड ग्रुप्स, ठीक है। हालांकि इंडिया की तरफ से और भी जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि ये नाटो ग्रुप नहीं है, कोई भी मिलिट्री अलायंस नहीं है। नॉर्मली लोग इसमें 4 कंट्रीज़ मिले हैं, चारों ने मिलकर के कुछ डिस्कशन किए हैं, ना हम किसी को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्क किया जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के। नेक्स्ट न्यूज है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो इलेक्शन हुए हैं उसको लेकर के। मालदीव से जो हेड थे, मालदीव के जो इस समय फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला शाहिद, वो इलेक्टेड हो गए हैं 2021-22 के लिए। 2021-22 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वो प्रेसिडेंट रहेंगे। जितने भी कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था उसमें से 143 लोगों ने सपोर्ट में मालदीव के जो हेड है, मालदीव की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको सपोर्ट किया। और दूसरी तरफ जो उनके काउंटर में जो खड़े थे वो अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जालमाई रसूल, उनको 48 वोट मिले हैं काउंटर में। तो इस तरीके से जो मालदीव के जो हेड हैं वो इसमें जीत जाते हैं और 2021-22 के लिए वो वहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहली बार वर्ल्ड लेवल पर इस तरीके का रिप्रेजेंटेटिव मिला है, किसको, मालदीव को रिप्रेजेंट करने का, कोशिश करने का, रिप्रेजेंट अपने आप को कर सके मालदीव, इस तरीके की पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली है मालदीव को। मालदीव की जो लोकेशन है वो आपको पता होगी, इंडियन ओशियन में एग्जिस्ट करता है। हमारा जो लक्षद्वीप यूटी है उसके जस्ट नीचे इंडियन ओशियन में एग्जिस्ट करता है मालदीव। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू।